मेरा नाम माला है। मेरी शादी जहाँ पर हुई वह बहुत ही छोटी फैमिली थी। ससुर पति के अलावा कोई भी नहीं था। जब रिश्ता आया तो मेरे घर वाले बहुत खुश थे, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि ससुराल में कम मेंबर हो। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि मेरी शादी गांव में हुई थी। मैं पढ़ी लिखी थी और शहर से थी और शहर में ही शादी करना चाहती थी। मेरी चाहत थी मेरी शादी किसी अमीर परिवार के लड़के से हो। सुना था कि यह लड़का भी बहुत अच्छी खासी नौकरी किया करता था, लेकिन मुझे तो शहर वाले लड़के से शादी करनी थी जो पढ़ा लिखा भी हो। और जब मेरे माता पिता ने मुझे बताया कि ये लड़का बहुत अच्छा है और शहर में ही नौकरी करता है, लेकिन मैं ऐसे लड़के से भी शादी नहीं करना चाहती थी जो कुछ दिनों बाद मुझे फिर से गांव ले जाता और खुद शहर चला जाता और मैं उसके बिना यहाँ वह अपनी अकेली ज़िंदगी गुजारती। मेरे माता पिता ने मुझे कहा कि वह लड़का शहर में नौकरी करता ज़रूर है, लेकिन अपने घर पर ही है। अपनी गाड़ी से सुबह शहर नौकरी करने के लिए जाता है, शाम को ऑफिस से सीधा अपने घर आ जाता है। इसका मतलब यह था कि मुझे आसानी हो जाती। अगर मैं इस लड़के से शादी कर लेती तो मुझे अपने मायके आने जाने में आसानी हो जाती। रात में अपने घर को चली जाती। मुझे अपने माता पिता ज़्यादा दूर नहीं रहना पड़ता। देखने में लड़का बहुत ही स्मार्ट था। फैमिली मेंबर बहुत कम थे। सुना था कि गांव में उनका बहुत बड़ा मकान भी है और फिर एक ससुर है जिनको आंखों से नज़र नहीं आता। वह बेचारे अंधे हैं। बेटा अपनी मर्जी से शादी कर रहा है, इसलिए शादी कर रहा है क्योंकि वह चाहता है उसके पिता की सेवा करने के लिए घर में कोई बहू आ जाए। जिस लड़के के साथ मेरी शादी होने वाली थी वह इकलौता था। उसकी माँ तो काफ़ी सालों पहले मर चुकी थी। घर में सिर्फ दोनों ही थे। सुना था कि काफ़ी सालों से उन लोगों ने एक परमानेंट नौकरानी भी रखी हुई थी। वह नौकरानी पिछले 1 साल से नौकरी छोड़कर जा चुकी थी और तभी से उन दोनों को काम की परेशानी होने लगी। भला वे कब तक नौकरानी के सहारे अपनी ज़िंदगी को गुजारते। शादी भी करनी थी। ऐसा भी नहीं था कि मेरे ससुर शुरू से अंधे थे। सुना था कि उनकी आंखों की रोशनी लगभग 3 साल पहले गई थी। उनकी आंखों में मोतियाबिंद का पानी आ गया था और उन्हें अपनी बीमारी के बारे में ज़्यादा पता नहीं चल सका और धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। और एक दिन यह हुआ कि उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई थी और उनको दिखाई देना बंद हो गया। ये रिश्ता अच्छा था मेरे लिए, इसलिए मैं इनकार नहीं कर सकती थी। इसलिए मेरी शादी बड़े ही सिंपल तरीके से इस लड़के के साथ हो गई। मैं विदा होकर पति के साथ अपने ससुराल आ गई। शादी के पहले ही दिन गांव की सारी औरतों ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत भी किया। मुझे बेड पर बिठाकर सभी लोगों ने गिफ्ट दिए थे। मुझे अपनी ससुराल के गांव की शादी बहुत अच्छी लगी थी और यहाँ की जो रस्में थी मुझे बहुत पसंद आई थी। यह आने के बाद मैंने अपने ससुर जी का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इतना करते करते काफ़ी दिन गुजर गए। मैं अपने ससुर के सारे काम किया करती, उनकी सेवा करती, उनकी सारी बातें सुनती थी। वह बहू कह कहकर मुझे करीब आ जाते। मेरे ससुर बहुत अच्छे आदमी थे। उनकी आदत भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब मैं घर में काम करती तो ऐसा लगता जैसे कि मुझे देख रहे हैं। लेकिन फिर सोचती कि उनकी तो आंखों की रोशनी ही नहीं है, मुझे कैसे देख रहे होंगे। मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगती थी कि वह टकटकी लगाए मुझे देखे जा रहे हैं। पर हर बार मैं ये भूल जाती थी कि मेरे ससुर एक बूढ़े और अंधे आदमी हैं। वे अपनी आंखों से कुछ नहीं देख सकते। हर रोज़ हमारे घर पर औरतों का आना जाना भी लगा रहता था और वह आती और मुझसे बातचीत करने के बाद चली जाती थी। मेरे ससुर कहा करते थे कि हमारे गाँव के लोग बहुत प्यार और मोहब्बत वाले लोग हैं। हमारे गाँव में जब भी कोई नई नवेली दुल्हन आती है तो यहाँ की औरतें इसी तरह बातें करने लग जाती हैं। मेरे ससुर कमरे से बाहर निकल कर नहीं जाते थे। मैं कभी कभी अपने ससुर को देखकर अपने दिल में शर्म ले आती थी, क्योंकि थे तो वे मेरे ससुर ही। ससुर तो वैसे भी पिता के समान होते हैं। मुझे तो बस ऐसा लगता था जैसे मेरे ससुर मुझे ताकते रहते हैं। लेकिन मैं अजीब सी पागल सी हो गई थी। मैं हर बारी भूल जाती थी कि मेरे ससुर अंधे हैं, क्योंकि हमारे घर में कभी भी कोई ऐसा नहीं था। इसलिए मुझे ऐसे लोगों की आदत भी नहीं थी। ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा था कि मैं अपने अंधे ससुर के साथ रह रही थी। मेरे पति रोज़ सुबह के टाइम पर अपने ऑफिस के लिए जाने के लिए निकल जाते और सारा दिन मैं और मेरे ससुर घर में अकेले रह जाते। मेरे पति ने मुझे शादी की रात ही समझा दिया था कि तुम्हें मेरे पिता का बहुत ख्याल रखना है, उनकी अच्छे से सेवा करनी है। काफ़ी सालों से हमारे घर पर नौकरानी रह रही थी और वही मेरे पिता का ख्याल रखती थी। पहले सुबह के टाइम पर मैं जब ऑफिस के लिए निकल जाता था तब मेरे पिताजी की आंखों की रोशनी थी, तब वह भी खेतों में काम करते थे। लेकिन जब से उनकी आंखों की रोशनी गई थी उन्होंने घर पर ही रहना शुरू कर दिया था। कुछ महीने तक नौकरानी ने साथ दिया और उसके बाद नौकरानी छोड़कर चली गई। तभी से हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। पड़ोस वाली मासी आकर मेरे पिताजी के लिए खाना बनाया जाया करती थी, लेकिन फिर हम इस तरह से कब तक ज़िंदगी गुजारते और किसकी मदद ले सकते थे। शादी की पहली रात मेरे पति ने मेरी बहुत तारीफ़ की थी। अपने पति की तारीफ़ सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने भरोसा दिलाया कि मैं आपके पिता की हमेशा सेवा करूँगी, उनका बहुत ख्याल रखूँगी और उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूँगी। सुबह सुबह जब से मैं सोकर उठती तो सबसे पहले अपने ससुर जी के लिए चाय बनाती थी। एक दो दिन तो मेरे ससुर पति बाजार से नाश्ता भी लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि तुम अभी भी नई नई दुल्हन, कुछ दिन आराम करो, उसके बाद तो तुम्हें घर संभालना ही है। लेकिन अब मैंने अपने घर का सारा काम शुरू कर दिया था, क्योंकि इस घर में कोई औरत नहीं थी घर का काम काज करने के लिए। भला मेरे पति कब तक इस तरह से बाहर से खाना लेकर आते, किचन भी संभालना ही था ना। मेरे ससुर जी भी कहते थे कि बहू एक दो दिन मार्केट से खाना आ जाएगा, लेकिन मैंने कहा नहीं ससुर जी, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ जो हमेशा आराम से बैठ कर खाऊँ। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना जानती हूँ और इस घर की जिम्मेदारी को अपने कंधे पर चलाना चाहती हूँ। यह घर
घर तो मुझे ही संभालना पड़ेगा, मेरा अपना घर है। मेरी बातें सुनकर वह बहुत खुश हुए थे। उन्होंने कहा कि हमें अपने घर के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी। मेरे पति कहने लगे, तुम बहुत खूबसूरत हो और बहुत ही खूबसूरत तुम्हारे विचार भी हैं, तुम बहुत समझदार हो। मैंने नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लगा दिया और मेरे ससुर जी भी नाश्ता करने के लिए हमारे सामने ही बैठे हुए थे। मैं उनके सामने जाकर बैठी, फिर मैंने उन्हें अपने हाथों से नाश्ता निकाल कर दिया। मेरे पति ने पिता को अपने हाथ से नाश्ता भी कराया। मेरे पति धीमे धीमे मुझे देखकर मुस्कुरा भी रहे थे। मेरे पति जब घर आते थे अपने पिता को अपने हाथों से ही नाश्ता खिलाते थे। उन्होंने मुझे अपने पिता को नाश्ता कराते हुए टाइम यह कहा था कि अब से अगली बार से तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम पिताजी का बहुत ख्याल रखोगी और उन्हें अच्छे से खाना खिलाओगी। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लूंगी। मेरे ससुर जी का नाश्ता खत्म हो गया था तो मेरे पति उठकर मेरे बराबर पर रखी हुई कुर्सी पर बैठकर मेरे चेहरे को देखकर उसे सहला रहे थे। मुझे डर था कि कहीं मेरे ससुर हमें देख न लें, लेकिन मेरे पति ने मुझे इशारे से कहा कि वह हमें कैसे देख सकते हैं, वह तो अंधे हैं। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। अपने पति के जाने के बाद जब मैं घर में काम करती तो अपने गले में हमेशा दुपट्टा नहीं लेती थी। मैं यही सोचती थी कि घर में कोई औरत तो भी नहीं है, ससुर जी हैं, उन्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं घर में रहते हुए किसी भी में काम करती रहती थी और अपने ससुर के सामने किसी भी हालत में चली जाती थी। मेरे ससुर इतने अच्छे थे और बहुत ही अच्छी आदत के थे। कभी कभी तो मुझे बहुत अफसोस होता था कि इतने अच्छे इंसान को भगवान ने कमी कैसे कर दी। वह बेचारे अपने इकलौते बेटे की शादी भी नहीं देख सके। मेरे ससुर के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। एक बार मेरे पति ने मुझे बताया कि मेरे पिताजी बहुत ईमानदार इंसान है, गाँव में कोई भी भला बुरा नहीं कहता, वह हमेशा लोगों की मदद करते आए हैं, सब लोग मेरे पिताजी की बहुत इज्जत करते हैं। मैंने अपने पति से कहा था कि क्या आपने अपने पिताजी का इलाज नहीं करवाया। मेरे पति कहने लगे, उन दिनों शहर में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए मैं कुछ हफ्तों के लिए वहाँ पर रुका हुआ था और पिताजी नहीं चाहते थे कि वह मुझे अपनी परेशानी बताकर मुझे परेशान करे। उन्होंने मुझे अपनी परेशानी के बारे में कुछ नहीं बताया और इसी तरह आंखों की रोशनी चली गई। जब मैं बहुत दिनों के बाद घर आया तब मुझे ये बात पता चली थी। अगर वह मुझे समय रहते बता देते तो मैं उन्हें अपने साथ ले जाकर उनका इलाज शहर में करवा देता और शायद में वह ठीक भी हो जाते, लेकिन उन्होंने तो अपना इलाज न करवाने की जिद थी। उन्होंने मुझे समय निकालने के लिए बात बताया था। मैंने बाद में पिताजी से बहुत कहा था कि मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर आता हूँ, आपकी आंखों का इलाज करा दूंगा तो आपकी रोशनी आ जाएगी, लेकिन पिताजी हर बार मुझे मना कर देते थे। कहते थे कि बेटा मेरी उम्र हो गई है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देख लिया है, अब तुम्हारी ज़िंदगी जीने का समय है, तुम शादी करो और अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा, बूढ़ा हो चुका हूँ, धीरे धीरे शरीर के अंदर बीमारियां पैदा होती रहेंगी और एक दिन मेरे साथ सब कुछ खत्म हो सकता है। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं देख नहीं सकता लेकिन सुन तो सकता हूँ ना, तुम सबको महसूस भी कर सकता हूँ। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और अपने जीते जी यही चाहता हूँ कि तुम्हारा घर बसा रहे। यही कहते पिताजी हमेशा बात को खत्म करते थे और वह अभी तक भी एक बार भी मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं गए थे। मैंने कहा, आप जबरदस्ती पिताजी को डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। मेरे पति ने मुझे बताया कि तुम्हें नहीं पता, पिताजी बहुत ज़्यादा जिद्दी हैं, मैं उनके साथ ज़्यादा बहस नहीं कर सकता, शायद अपनी ज़िंदगी में इसी तरह से जीना चाहते हैं। मेरे पति ने कहा था कि वह मेरे आने से पहले उनके सारे काम करते थे, लेकिन अब उनके काम करने की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी हो गई है। मैं अपने ससुर को अपना पिता समझकर उनके साथ सारे काम कर दिया करती थी। मैंने अपने पति को यकीन भी दिला दिया था कि आपको मेरे होते हुए घर की कोई भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने ससुर के पुराने फोटोज़ देखे हैं और मेरी सास भी जिंदा थी। मेरी सास भी बहुत खूबसूरत होती थी और मेरे ससुर जी भी अपनी जवानी में बहुत ज़्यादा हैंडसम थे। मेरे सास ससुर से डबल कम उम्र की थी और मेरे ससुर बहुत ज़्यादा उम्र के थे, फिर भी वे बहुत ज़्यादा हैंडसम थे। उनकी आंखों की रोशनी नहीं थी और वैसे भी तैयार होकर घर से बाहर निकलते तो कोई भी उन्हें ज़्यादा बूढ़ा नहीं कह सकता था। शायद उनकी परेशानी की वजह उनके चेहरे से उम्र ज़्यादा लगने लगी थी। एक दिन कहने लगे, देखो बहू, मेरे भाग्य में क्या लिखा है कि मैं अपने घर की बहू को अपनी आंखों से देख भी नहीं सकता, ना ही उसे देखकर उसे आशीर्वाद दे सकता हूँ। मैंने कहा, ससुर जी कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं। शादी के कुछ दिन तो लगभग इसी तरह से गुजरते चले गए, लेकिन होश तो मेरी जब उड़े जब मेरे पति को कुछ दिन के लिए शहर जाना पड़ा। मैंने उन्हें कहा भी था कि आप मुझे इन तीन दिनों मायके छोड़ दो, लेकिन मेरे पति का कहना था कि मैं इस तरह जो तुम्हारे मायके नहीं छोड़ सकता, पिताजी का कौन ख्याल रखेगा, उनकी सेवा कौन करेगा। इस तरह कहकर मेरे पति जा चुके थे और मुझसे कह रहे थे कि मेरे पीछे मेरे पिताजी का तुम्हें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, उनको अपने हाथों से खाना भी खिलाना है और कपड़े भी तुम ही चेंज करोगी। खाने की बात तो ठीक थी, लेकिन कपड़े बदलने की बात से मैं डर सी गई थी। अपने पति की बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया था। मैंने अपने पति से कहा था कि मुझे कपड़े चेंज करने वाली बात तो ठीक नहीं लग रही, मैं कैसे उनके कपड़े चेंज कर सकती हूँ। मेरे पति कहने लगे कि तुम्हें पता तो है पिताजी की आंखों से नहीं दिखता है, मान लो कि यही हादसा तुम्हारे पिताजी के साथ हुआ होता और उनके आगे पीछे उनका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं होता, सिर्फ तुम ही होती, तुम अपने पापा के कपड़े नहीं बदलती। मैंने अपने पति से कहा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, भगवान ना करे कि मेरे पिता की जात ऐसा भी हो। मेरे पति कहने लगे, इसलिए तो कह रहा हूँ कि तुम मेरे पिताजी के सारे काम किया करो, उन्हें अपने पिता के समान समझो। मैं परेशान सी हो गई थी ये सोचकर कि मैं ये काम कैसे करूँगी। मेरे ससुर जी कैसे भी थे तो मेरे ससुर जी ही मेरे पिता समान थे। कोई छोटा बच्चा होता तो ये काम मैं अपने पति के बिना कहे ही कर देती,
लेकिन अपने ससुर का ये काम करने के बारे में मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मेरे पति के जाने के बाद मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ लगाई, फिर बहू कह कहकर मुझे पुकार रहे थे। मैं भागकर अपने ससुर के कमरे में गई तो मैंने देखा कि मेरे ससुर धोती और बनियान पहने हुए खड़े थे। पहले तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बहू बेटा जा चुका है क्या? मैंने उनसे कहा कि अभी आधा घंटा पहले ही निकले हैं। कहने लगे चलो ठीक है, लेकिन तुम मुझे ज़रा शर्ट उठा कर दे दो ना। जाने शर्ट कहाँ पर रखी है? सारे बेड पर मैंने देख लिया है, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी शर्ट कहाँ गई। कि है ही नहीं। मेरे ससुर जी की शर्ट पीछे बेड के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने उनकी शर्ट उनके हाथ में दे दी। उन्होंने जैसे तैसे अपनी शर्ट को पहन लिया, लेकिन बटन उल्टे सीधे लगा रहे थे। मजबूरन मुझे आगे बढ़ना ही पड़ा। मैंने कहा पिताजी अब छोड़ दीजिए, मैं बटन बंद कर देती हूँ। मैंने अपने ससुर जी के बटन लगाए और तो मेरे ससुर जी मुस्कुरा रहे थे और अचानक उनका हाथ मेरी कमर पर लग गया। मैं कुछ ज़रा पीछे हट गई। मैं कुछ कह तो नहीं सकती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनका हाथ कहाँ लग गया है। जैसे उन्हें लगा कि उनका हाथ मेरे से टच हो गया है, उन्होंने अपना हाथ हटा लिया। शायद उनका हाथ गलती से टच हो गया था। मैंने उनकी शर्ट पहना दी। फिर मेरे ससुर ने कहा कि बहू मेरे बाल भी बना दो। मैंने ड्रेसिंग से कंघा लेकर मेरे ससुर के बाल भी बना दिए। फिर वह कहने लगे बहू ज़रा मुझे अपने हाथ तो दो। मैंने कहा कि क्यों पिताजी, क्या बात है? तो वह कहने लगे दो तो ज़रा। मैं डरते डरते अपने हाथ पकड़ा दिए। मैं सोच रही थी कि वे मेरे हाथों को क्यों पकड़ना चाहते हैं। उन्होंने मेरे हाथ अपने हाथों में थाम लिए और कहने लगे कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे घर को बहुत अच्छे से संभाला। तुम्हारी जगह अगर कोई और औरत होती तो शायद तुम्हारी जैसी गृहस्थी कभी नहीं संभाल पाती। मेरे ससुर जी ने मेरे हाथों को बड़ी ही मजबूती के साथ अपने हाथों में पकड़ लिया था। मैं उनके हाथों से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि बहू अभी यहीं पर रहो, इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें देखा तो नहीं है, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ। इसके लिए तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता था कि बहू कैसी होती है। भगवान ने मुझे कोई बेटी नहीं दी। अगर मेरी बेटी होती तो शायद वह भी तुम्हारी तरह ही मेरी सेवा नहीं करती। तुम्हें पता है कि जब मेरी पत्नी की मौत हुई थी तब मुझे उसकी मौत का बड़ा अफसोस हुआ था, क्योंकि वो मेरी हमसफ़र थी और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखती थी और हमारे घर की इकलौती औरत थी। लेकिन वह मेरे बेटे को और मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। दोनों को बहुत अच्छी तरह संभालती थी, लेकिन उसके बाद सारी जिम्मेदारी अकेले मेरे बेटे पर आ गई। और शादी के बाद तुमने भी कुछ दिन अच्छी तरह से नहीं गुजारे, क्योंकि मेरा सारा बोझ तुम पर आ पड़ा। वह बड़े अफसोस के साथ कह रहे थे। मैंने कहा कि आप पर किसी भी तरह वह बोझ नहीं है। आप मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो आपकी बेटी की तरह हूँ। आप मुझे अपनी बेटी ही समझो। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगे और कहने लगे तुम बहुत अच्छी हो, मेरा ख्याल कितना रखती हो। लेकिन अभी भी उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा नहीं था, मजबूती से पकड़ा हुआ था। मैंने उनसे कहा कि पिताजी मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे किचन में जाकर खाना बनाना है। मेरे ससुर ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं फौरन रसोई में चली गई। जैसे जैसे समय गुजरता गया मेरे ससुर की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी थी। मेरे पति लगभग 1 या 2 महीने के लिए गए हुए थे। उन्होंने कहा था कि जब मेरे ऑफिस में काम का सीज़न आता है तो उन्हें इसी तरह दिन रात मेहनत करनी होती है। और इधर मेरे ससुर जी भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्री होने लगे थे। अब तो मुझे आवाज़ लगाकर कहते कि मुझे शर्ट पहना दो, बटन मुझसे बंद नहीं हो रहे, बटन बंद कर दो। कभी कहते कि मेरे सर में मालिश कर दो और मेरी टांगें दबाओ। कभी मुझसे अपने सर में तेल लगवा लेते। छोटे छोटे काम तो वह खुद भी कर सकते थे। शादी से पहले मुझे लगा था कि मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे पति और मेरे ससुर हैं तो मुझे घर में कोई काम नहीं करना होगा। लेकिन मैं तो अपने ससुर की वजह से घनचक्कर सी बन गई थी। सारा दिन बस मुझे काम ही काम हो जाता था। मुझे आराम करने का मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि मेरे ससुर जी के बहुत सारे काम होते थे। बहाने बहाने से मुझे बार बार आवाज़ लगाते और अपने काम निकलवाते रहते। मैं मौका देखकर आराम करने के लिए अपने कमरे में ही गई थी कि तभी अचानक से मेरे ससुर के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वे बहू बहू चिल्ला रहे थे। मैं बाहर की तरफ दौड़ी, उनके कमरे में गई तो मैंने देखा कि वे अपने हाथ में मोबाइल पकड़कर जोर जोर से हंस रहे थे। जब उनके कमरे में गई और मैंने कहा कि बताइए क्या काम है, तो वह और जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि आओ बहू मेरे पास आकर बैठो। देखो मोबाइल पर कितने अच्छे अच्छे जोक्स आ रहे हैं। मैंने ससुर जी से कभी कभी मोबाइल पर जोक्स लगा दे दिया करती थी और वह जोक्स सुनकर जोर से हंसते रहते थे। मैंने उनसे कहा कि आप सुन रहे तो रहे हो, आप ही सुनते रहो, मुझे बहुत सारा काम है और मुझे आराम भी करना है। मेरे ससुर जी ने कहा बहुत आराम तो सारा दिन करती ही रहती हो, यहाँ पर आकर बैठ जाओ, हम दोनों मिलकर जोक सुनते हैं। अपने ससुर की बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि मुझे अपने बिस्तर पर बैठने की बातें क्यों कह रहे थे। मैं उनके बिस्तर पर जाकर बैठ गई और उनसे कहा कि मैं सारा दिन घर के काम में करती रहती हूँ और अभी 10-5 मिनट का ही आराम करने के बाद मुझे किचन में जाकर खाना भी बनाना है। मैं क्या क्या काम करूँ? सारे काम छोड़कर क्या मैं आपके साथ यहाँ बैठकर जोक सुनूं? मैंने ये बात बड़े ही कड़े शब्दों में कही थी, ताकि मेरे ससुर को एहसास हो जाए कि मुझ पर कितनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं। वह मेरी बात सुनकर हंसने लगे, कहने लगे मेरे पास बैठो और मेरे साथ जोक सुनोगी तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी और तुम एक्टिव भी हो जाओगी, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। काम का क्या है, काम छोड़ दो, काम तो सारी ज़िंदगी के ही हैं, काम तो कभी ख़त्म हुए हैं क्या? अपने ससुर जी के बिस्तर पर जाकर बैठकर मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, आप मुझे बताइए कि अगर आपको भूख लगेगी तो आप क्या खाओगे? तो हंसकर कहने लगे तुम मेरे करीब बैठ जाना, यही मेरे लिए बहुत है। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा खबरदार जो आपने मुझसे आवाज़ देकर यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की।
मेरे ससुर अभी भी हंस रहे थे। मैं फ़ौरन अपने कमरे में चली गई और जाकर लेट गई। मैं काम करते करते बहुत ज़्यादा थक जाती थी, इसलिए मेरा बिहेवियर कुछ चिड़चिड़ा भी हो गया था। अपने मायके में मैंने इतना ज़्यादा कभी काम नहीं किया था, लेकिन यहाँ तो हद ही पार हो गई थी। सारा दिन काम था, ऊपर से ससुर जी का काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। मेरे ससुर अब घर का खाना ही खाते थे, अब मार्केट का खाना भी पसंद नहीं करते थे। मेरे पति का कहना था कि हमेशा मेरे पिताजी को घर का खाना ही बना कर देना, खाना ताज़ा होना चाहिए वरना उनका पेट खराब हो जाएगा। थोड़ी देर बाद आराम करने के बाद मैं किचन में चली गई। किचन में जाने के बाद मैंने खाना बनाया और जब मैं किचन से बाहर निकली तो देखा घर गंदा था। फिर मैंने सफाई की सोचा कि शाम का टाइम है, एक बार ससुर जी के कमरे की भी सफाई कर देती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने दुपट्टा भी नहीं लिया और मैं वैसे ही ज़्यादातर घर में दुपट्टा नहीं पहनती थी। मेरे ससुर जी भी अपने कमरे में चेयर पर बैठे हुए थे, उनके कमरे की झाड़ू लगा रही थी। वे चुपचाप बैठे हुए थे और मैं अपने काम में बिजी थी। अगले ही पल जैसे ही मैं पलटी है देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरे ससुर मेरे पीछे खड़े थे। मैं उन्हें देखकर घबरा गई। मैंने कहा कि आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा नहीं नहीं बहू, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं बस ये महसूस कर रहा था कि कमरे के अंदर तुम हो या कोई और। मैंने कहा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, भला इस घर में मेरे अलावा कौन हो सकता है? उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। यह कहकर अपने बिस्तर पर बैठ गए और उनकी आंखों को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उनकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी नज़र मुझ पर ही लगी हुई हो। मुझे शर्म सी आ रही थी क्योंकि मैंने दुपट्टा भी नहीं पहना हुआ था। मैं अपने ससुर को अपने हाथों से ही खाना खिलाती थी। रात के समय टाइम पर मैं उनको खाना खिलाने के लिए गई, उनके कमरे में आई और उन्होंने अपने हाथ से खाना खिला रही थी। तब मैंने महसूस किया कि मेरे ससुर मेरे हाथ से खाना खाते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे और किसी न किसी बात पर वह मेरा हाथ भी छूने की कोशिश कर रहे थे और बस मेरी तारीफ ही करते जा रहे थे। तुम्हारा हाथ का बना हुआ खाना बहुत टेस्टी होता है, मुझे लगता है कि तुम भी इतनी ज़्यादा ही खूबसूरत होगी जितना तुम्हारा खाना अच्छा है। अब धीरे धीरे मुझे अपने ससुर की हरकतें बहुत ही अजीब लगने लगी थी। मुझे अपने ससुर से नफरत होने लगी थी। मेरे ससुर कहीं पर भी मुझे छूने की कोशिश करते रहते और मुझे टच करते रहते। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि वह क्या करना चाहते हैं। मैं अपने ससुर की तरफ से बहुत ज़्यादा भी परेशान से रहने लगी थी। अपने पति को अगर इनकी हरकतों के बारे में बताती तो किस तरह से बताती, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह देख भी नहीं सकते थे, इसलिए मेरे पति मेरी किसी भी बात पर विश्वास भी नहीं करते। मैं बस यही सब सोच रही थी कि और रात के 8 बजे तक अपने कमरे में जाकर सो गई। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला ही रहता है। मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी। अचानक से मैं घबराकर उठ बैठी और मेरी आँख खुल गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पैरों पर गुदगुदी कर रहा हो। जैसे ही मैंने अपने पैरों की तरफ देखा तो मैं देखकर हैरान रह गई कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर जी ही थे। मेरे पैरों से तले ज़मीन निकल गई। मैंने जल्दी से अपने गले में दुपट्टा डाल दिया और अपने ससुर से कहा कि बताइए आपका कोई काम है क्या? मेरे से उसने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि मैं कोई अंधा नहीं हूँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। यह सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गई कि वे क्या कर रहे थे। उनका शातिर नज़रों से मुझे डर लगने लगा था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने कहा आप ये सब कुछ क्या कर रहे हो? मेरे ससुर कहने लगे हाँ मैं सब कुछ सच सच कह रहा हूँ। मेरे ससुर ने जल्दी से मुझे आकर मजबूती से दबोच लिया। मैं खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी कोई बात नहीं मान रहे थे। मैं चिल्लाने की भी कोशिश कर रही थी। उन्होंने मेरे मुँह पर हाथ रख दिया और उसके साथ वह हुआ जो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। मुझे अपने ससुर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने झूठ बोला था कि वे अंधे हैं। इस बात का उन्होंने फ़ायदा उठाया। उन्होंने मेरी इज़्ज़त को तार तार कर दिया था। मैंने उनसे कहा कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं आपकी सारी सच्चाई अपने पति के सामने खोल कर रहूँगी। मेरे ससुर कहने लगे किस तरह खोलोगी? मेरा बेटा कभी भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं अंधा हूँ। वह तुम्हारे किसी बात पर कभी यकीन नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें इस घर से धक्के मार कर निकाल देगा। अगर तुमने उसके पिता पर किसी भी तरह का आरोप लगाने की कोशिश की तो वह तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। मैं अपने ससुर की बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई थी कि वे बिल्कुल सही कह रहे थे कि मेरा पति कभी भी मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन मेरे साथ जो होना था वह हो चुका था। मेरे ससुर ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं बिल्कुल लाचार हो गई थी और ज़मीन पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरे ससुर कहने लगे मेरी नज़र तुम पर पहले दिन से ही थी कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। मैंने उनसे कहा कि आपने मेरे साथ जो भी किया अच्छा नहीं किया। उन्होंने बताया कि मैंने अपने बहुत मजदूरी करके अपने बेटे को पाल रहा था, लेकिन जब से वह शहर गया था उसने मुझ पर ध्यान देना ही बंद कर दिया था। फिर मैंने प्लान बनाया कि अपने बेटे का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए मुझे अंधा बनना पड़ेगा, इसलिए मैंने अपने बेटे से झूठ बोल दिया। ये झूठ का असर ये हो कि मेरे बेटे का पूरा ध्यान मुझ पर ही रहने लगा। उसने शादी भी की और वह तुम्हें घर पर ले आया। तुम्हें तो देखते ही मेरी नीयत खराब हो गई। मैं अपना होश खो बैठा और मेरा बेटा यही समझता रहा कि मैं अंधा हूँ, और तुमने भी इस बात पर यकीन कर लिया कि तुम्हारा ससुर अंधा है। मुझे तो यह बात पता है कि मेरा बेटा एक दो महीने के लिए अपने ऑफिस से रुक ही जाता है। मैं इस बात का मौका ढूंढ रहा था। वह शहर जाएगा तब मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाऊंगा। मैं बड़ी लाचारी और बेबस निगाहों से उन्हें देख रही थी और उनकी बातें सुनकर रो भी रही थी। लेकिन शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। जब मेरे ससुर ने मुझे अपनी कहानी बतानी शुरू की थी तभी मेरे पति दरवाजे पर आकर खड़े हो चुके थे और उनकी सारी बातें सुन रहे थे। भगवान ने मेरा बहुत बहुत ज़्यादा साथ दिया कि मेरे पति को समय पर भेज दिया। मुझे अपने पति को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने खुद ही अपने कानों से अपने पिताजी की सारी हरकतें सुन ली।
हर साल 27 तारीख को मेरा बर्थडे होता है। मेरे पति को यह बात पता थी कि मेरा बर्थडे आने वाला है, इसलिए मेरे पति मुझे सरप्राइज़ देना चाहते थे। 26 की रात को ही शहर से घर आने के लिए निकल गए थे, क्योंकि वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहते थे। और जब घर आए तो उन्होंने दरवाज़ा खुला हुआ देखा। उन्होंने अपने पिता की सारी बातें सुन ली और यह सब देखकर मेरे पति ने उन्हें बहुत ज़्यादा मारा और उनसे सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए और मुझे अपने साथ शहर ले गए। मेरे पति ने मुझसे अपने पिताजी की तरफ से माफ़ी भी माँगी, पर अपने पति के साथ शहर में रहती हूँ। मेरे पति ने अपने पिताजी से हमेशा के लिए संबंध तोड़ दिया है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।